पार्ट 45। अच्छा तो क्या अब मैं तुम्हें तंग करता हूँ? वो जमाल नामी शख्स वजाहत साहब के पूछने पर इफ्तिखार साहब ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर वो महूद से इन्हें देखने लगे। तभी कदमों की आहट पर दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ से शबीर 2 कोल्ड ड्रिंक के गिलास ट्रे में सजाए अंदर की जानिब आ रहा था। ये लीजिए अंकल, सॉरी मुझे लगा आप डाइट पर होंगे, जब भी चाय की जगह मैंने कोल्ड ड्रिंक बिना बना दी। आई मीन निकाल कर ले आया। शवेद से उल्टी सीधी बातें बनाते हुए जिस तरह बयान गई थी वजाहत दुरानी साहब कहका लगा रहे बिना ना रह सके थे, जबकि शवेद दांतों की नुमाइश करता हुआ सामने टेबल पर ट्रे रखकर अकब में रखे काउच पर बैठ गया। शवेद ने उल्टी सीधी बातें बनाते हुए जिस तरह बयान की थी वजाहत दुरानी साहब कहका लगाए बिना ना रह सके थे, जबकि शवेद दांतों की नुमाइश करता हुआ सामने टेबल पर ट्रे रखकर अकब में रखे काउच पर बैठ गया। कोई बात नहीं, अगर तुम चाय बना देते तो मैं वो भी खुशी खुशी पी लेता, वजाहत दुरानी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, कहकर गिलास लबों से लगाया। तुम्हें पता है जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे बाबा और मैं मिलकर रोज़ मोहल्ले के मशहूर चाय के ढाबे पर चाय पीने की जाया करते थे। वजाहत दुरानी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कर गिलास लबों से लगाया। तुम्हें पता है जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे बाबा और मैं मिलकर रोज़ मोहल्ले के मशहूर चाय के ढाबे पर चाय पीने जाया करते थे। तब वजाहत साहब ने खुश दिली से पुरानी यादों में खोए जाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर शवेज मुस्कुराने किया। वाकई आप और बाबा जान बेस्ट फ्रेंड थे, मगर बाबा ने तो आपके बारे में कभी बताया नहीं मुझे। आखिरी वाले अल्फाज पर शवेज ने सवालिया नज़रों से इफ्तिखार साहब को देखा, जिस पर वो इसे घूरने लगे, जबकि इन्हें घूरता देखकर जहाँ शवेज ने सूखे लबों पर ज़ुबान फेरते हुए नज़रें चुराईं, वहीं वजाहत दुरानी साहब हंसने लगे। अरे भाई इफ्तिखार, क्यों घूर रहे हो तुम बेचारे बच्चे को? तुम्हारी ये घूरने की आदत कभी नहीं बदलेगी। शवेज, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा के साथ जब हम हंसी मजाक करते थे ये जवाबन हमेशा हमें घूरा करता था। वजाहत साहब की बात पर इफ्तिखार साहब मुस्कुराने लगे, जबकि वजाहत साहब के मज़ीद मज़ेदार किस्से पर बेध्यानी से शवेज का कहका निकला, जिस पर एक बार फिर से इसके बाबा ने इसे घूरने लगे। कुछ देर वो लोग यूं ही साथ बैठकर हंसी मजाक करते रहे, मगर फिर शवेज किसी काम से घर से बाहर चला गया था, जिस वजह से इन्हें अकेले बात करने का मौका मिल गया था। तुमने बताया नहीं कहाँ है मेरी बहू? वजाहत साहब ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, जिस पर इफ्तिखार साहब इन्हें संजीदगी से देखने लगे। इन्हें अकेले बात करने का मौका मिल गया था। तुमने बताया नहीं कहाँ है मेरी बहू? वजाहत साहब ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, जिस पर इफ्तिखार साहब ने इन्हें संजीदगी से देखने लगे। वो इस शहर में नहीं, मुझे मजबूरन इसे दूसरे शहर भेजना पड़ा। तुमने कहा था तुम जल्द सब ठीक कर दोगे। कहाँ है तुम्हारा बेटा? इफ्तिखार साहब बात के असल मुद्दे पर आए। देखो इफ्तिखार, मैं जानता हूँ कि तुम अब भी यही सोच रहे होगे कि मैंने माजी में जो फैसला किया था इस पर पछता रहा हूँ। यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे नसीब में बेटी नहीं थी, मगर तुम्हारी बेटी के सर पर शफकत का हाथ रखकर मुझे एहसास हुआ था बेटियों के बाप वाकई बहुत खुशकिस्मत होते हैं। वजाहत साहब ने नरम लहजे में कहा। इनकी बात इफ्तिखार साहब संजीदगी से सुन रहे थे। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हारी इस कज़न कमाल अली ने तुम्हें झूठे केस में फंसाकर तुम्हारा घर हड़पना चाहा था? तुम जेल की सलाखों के पीछे थे जिस दिन मैं पाकिस्तान से जाने वाला था, मगर भाभी रोती हुई मेरे पास आई थी तुम्हें छुड़ाने और इस छोटी सी बच्ची को बचाने की दरख्वास्त करने के लिए। वजाहत साहब की बात पर इन्होंने करब से आंखें मीच ली थी। वजाहत साहब की बातों पर इन्हें कुछ सालों पहले वाले मंजर याद आ गए थे। मैं वो दिन भला कैसे भूल सकता हूँ जब तुमने मेरी बीवी फातिमा और मेरी बच्ची तबीर को बचाया था। तुम्हारा और फातिमा का जल्दबाजी में किया गया
फैसला मैं वो दिन भला कैसे भूल सकता हूँ जब तुमने मेरी बीवी फातिमा और मेरी बच्ची तबीर को बचाया था। तुम्हारा और फातिमा का जल्दबाजी में किया गया फैसला शायद इस वक्त के लिए दुरुस्त फैसला था। तुमने मेरी बेटी को बर वक्त अपने बेटे के निकाह में लाकर इसे ख़ानदानी दुश्मनी की बेट जड़ने से बचाया था, मगर वो बात मुझे बहुत बाद में बता कर तुमने दचका दिया था। मुझे इफ्तिखार साहब की आंखें नम होने लगी थी। वजाहत साहब ने इनके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें दिलासा देना चाहा। मैं जानता हूँ तुम इस फैसले से नाखुश थे। अरे तुम्हें तो ये तक नहीं पता था कि मैं अपनी फैमिली को लेकर वापस दुबई क्यों जा रहा था। तुम्हें लगा था मैं दोस्ती नहीं निभा पाऊंगा। शायद तुम भूल गए मेरा सिर्फ स्टेटस बदला था, मैं खुद नहीं बदला था। मैं जानता हूँ तुम इस फैसले से नाखुश थे। अरे तुम्हें तो ये तक नहीं पता था मैं अपनी फैमिली को लेकर वापस दुबई क्यों जा रहा हूँ। तुम्हें लगा था मैं दोस्ती नहीं निभाऊंगा। शायद तुम भूल गए मेरा सिर्फ स्टेटस बदला था, मैं खुद नहीं बदला था। वजाहत साहब ने नहीं समझाते हुए कहा, वाकई ऐसा ही था। जब वो कामयाबी की बुलंदी पर थे तब वो सबसे दूर चले गए थे। दुबई में इनके वालिद का बिजनेस था जिन्हें दोबारा आगे बढ़ाने के लिए वो इस मुल्क को छोड़कर चले गए थे। वहीं इनकी शादी इनके वालिद के दोस्त की बेटी से हुई थी। इनकी शादी पसंद की थी। अल्लाह पाक ने इन्हें बेटे से नवाजा था। तभी वो कुछ वक़्त के लिए पाकिस्तान आए थे और जब वो पुराने मोहल्ले में अपने दोस्त के घर आए तब इफ्तिखार से मुलाकात के वक़्त वो इनकी छोटी सी बेटी और इनकी बीवी फातिमा से मिले थे और फिर अपने बिजनेस के लिए दुबई चले गए थे। इनकी छोटी सी बेटी और इनकी बीवी फातिमा से मिले थे और फिर अपने बिजनेस के लिए दुबई चले गए थे। कुछ ही अरसे बाद इनकी बीवी की डेथ हो गई थी जिस वजह से वो बहुत अकेले हो गए थे। वो वापस पाकिस्तान आ चुके थे। एक लंबे अरसे के लिए 1 साल भी ना हुआ था जब इनके वालिद ने लाख इनकार पर इनका निकाह अपने ख़ानदान की लड़की से करवा दिया था अपनी दूसरी बीवी को लेकर। जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे इस दिन फातिमा इनके पास रोती हुई आई थी। जब भी वजाहत साहब ने इफ्तिखार साहब की गैर मौजूदगी में न सिर्फ इनकी अमानत की हिफाजत की बल्कि इनकी बीवी के हाथ छोड़ने पर तबीर की जिम्मेदारी ले ली थी और अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से पढ़वा दिया था जिन्हें वो दोनों मासूम बच्चे खेल समझकर खुश हो रहे थे। कुछ ही अरसे बाद इफ्तिखार साहब वजाहत के लाख कोशिशों के बाद जेल से रिहा हुए थे। इन्हें पता चला था कि इनकी बेटी वजाहत के बेटे इसके साथ निकाह में आ चुकी थी। इन्होंने अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा किया, अपने दोस्त तक को बातें सुनाई, मगर इस वक्त यही ज़रूरी था वरना इनकी बेटी ख़ानदान के बड़े बड़े बुजुर्ग के फैसले की भेंट चढ़ जाती। वजाहत का बेटा जो बचपन ही से ज़िद्दी था, माँ के चले जाने के बाद वो मज़ीद ज़िद्दी और खुदसर हो गया था। अपनी सौतेली माँ को कबूल करना इसके लिए ना काबिल कबूल हो चुका था। इसकी रोज़ रोज़ की ज़िद गुस्से। वजाहत का बेटा जो बचपन से ही ज़िद्दी था, माँ के चले जाने के बाद वो मज़ीद ज़िद्दी और खुदसर हो गया था। अपनी सौतेली माँ को कबूल करना इसके लिए ना काबिल कबूल हो चुका था। इसकी रोज़ रोज़ की ज़िद गुस्से और अजीबोगरीब हरकतों से तंग आकर वजाहत साहब ने इसे बाहर भेज दिया था ताकि वह सबसे दूर रहे और अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। 1 साल बाद अल्लाह ने इन्हें बेटी से नवाजा था। इन्हें बेटी की बहुत ख्वाहिश थी मगर वो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी थी। कुछ सालों बाद इनकी बीवी जब दोबारा उम्मीद से हुई थी तब इनकी हालत बहुत ख़राब थी जिस वजह से ना सिर्फ वो बल्कि इनकी औलाद भी जान से जा चुकी थी। आतिश जब से वापस आया था वो अपनी ही अलग ख्वाबों की दुनिया में रहने की वजह से इन सब के बीच रहकर भी सबसे दूर रहा था। मगर दुरेज अपनी माँ के मर जाने के बाद अपनी बहन को ढूंढने का जुनून सर पर सवार कर चुका था। वो बार बार अपने बाप और दादा को तंग किया करता था ये कहकर कि इसकी बहन खो गई थी। मर जाने के बाद अपनी बहन को ढूंढने का जुनून सर पर सवार हो कर चुका था। वो बार बार अपने बाप को और दादा को तंग किया करता था ये कहकर के इसकी बहन खो गई थी। वजाहत साहब बहुत परेशान थे। एक तरफ इनका पहला बेटा जो माँ के जाने के बाद तन्हा का जुनून हो चुका था, इंतहाई का जुनून हो चुका था, जिससे बात करने
से भी वो लोग डरते थे, जबकि दूसरी तरफ इनका वो बेटा जो इनके सुनता ही नहीं था। इन्होंने इसकी कम अकली पर इसे डांट टपट कर जरूर किया था, मगर वो मानने वालों में से नहीं था। काजम साहब वजाहत साहब के पार्टनर्स और बेहतरीन दोस्त थे। इन्होंने इसकी कम अकली पर इसे डांट टपट जरूर किया था, मगर वो मानने वालों में से नहीं था। काजम साहब वजाहत साहब के पार्टनर और बेहतरीन। इन दिनों वजाहत साहब अपनी दूसरी बीवी और अपनी औलाद के मर जाने पर बेहद उदास थे। एक दिन इन्हें काजम साहब की बीवी बरकत इंतकाल की खबर मिली थी, तब वह इयादत के लिए वहाँ गए थे। मगर कुछ ही अरसे बाद काजम साहब सब भूलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सगी औलाद को किसी और को सौंप जाने का फैसला कर चुके थे। आयजल बहुत छोटी थी, जिस वजह से वो इसे अपने साथ नहीं रख सकते थे, न इसकी परवरिश कर सकते थे। मगर जब ये बात वजाहत को पता चली, बेटी का सुनकर इनका दिल पिघल गया था। इन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी और काजम साहब की रजामंदी पर इसका निकाह दुरेज से करवा दिया गया था। मगर वो इसे अपने साथ नहीं रख सकते थे। जब भी काजम साहब इसे हॉस्टल छोड़ गए थे, आतिश जब जवानी के दिनों से गुजर रहा था, तब इसका रवैया कुछ बेहतर हो चुका था, मगर गुस्सा इसका अब भी सवानेज़े पर था, जिस वजह से वजाहत साहब ने इसे कभी हकीकत नहीं बताई थी कि क्योंकि वो बचपन से ही अपनी माँ की मौत को लेकर जहनी तौर पर बीमार रहा करता था, इसलिए वो उसे मज़ीद कोई स्ट्रेस देना नहीं चाहते थे। आतिश ने बिजनेस के साथ साथ मॉडलिंग की ऑफ़र भी कबूल कर ली थी और बिना किसी की कोशिश की से मॉडलिंग आतिश ने बिजनेस के साथ साथ मॉडलिंग की ऑफ़र भी कबूल कर ली थी और बिना किसी कोशिश के से मॉडलिंग के दौरान ही फिल्म मिल गई थी, जिस वजह से वो बहुत हिट हो चुका था। तब से अब तक सिर्फ इसका दौर चल रहा था। दुरेश भले से अपनी बहन की जुदाई को लेकर अपने बाप को लापरवाही के ताने दिया करता था, इसे सब हकीकत से आगाह कर दिया था। वो शुरू से ही सब जानता था, मगर दुरेश भी दुरेश था। वो न सिर्फ अपने महसूस अंदाज में बिजनेस संभालता था, बल्कि काजम साहब से कहकर अपनी बहन के अखराजात खुद पूरे करता था। काजम साहब करीम के बारे में शुरू से ही सब कुछ जानते थे, मगर दुरेश ने इन्हें इतना बड़ा सच अपने बाप से छुपाए रखने का कहा था। अब इन सब बातों को कोई फ़ायदा नहीं समझी। अब हमें फैसला कर लेना चाहिए। क्या तुमने अपने बेटे को इसके निकाह के बारे में बता दिया? इफ्तिखार साहब की बात पर इन्होंने पेशानी रगड़ी, जिस पर इफ्तिखार साहब इनका जवाब समझ चुके थे। मतलब तुमने अभी तक इसे कुछ भी नहीं बताया? कहाँ है वो, कौन है वो, क्या करता है? क्या वो मेरी बेटी को कबूल कर लेगा? इफ्तिखार साहब ने गंभीर लहजे में कहा, जिस पर वजाहत साहब संजीदगी से देखने लगे। देखा इफ्तिखार, ये काम जल्दबाजी के नहीं होते। वो अपनी माँ को खो देने के बाद तन्हाई पसंद हो चुका था, इसलिए मैंने इसे अब तक इसकी ज़िंदगी का सच नहीं बताया। देखा इफ्तिखार, ये काम जल्दबाजी के नहीं होते। वो अपनी माँ को खो देने के बाद तन्हाई पसंद हो चुका था, इसलिए मैंने इसे अब तक इसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सबसे बड़ा सच नहीं बताया। लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद ही यही है कि अब मैं सब कुछ सही कर दूँगा। वजाहत साहब ने इन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर इन्होंने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं। तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना, परेशान मत होना। एक दो महीने दो मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। वजाहत साहब इन्हें तसल्ली देकर वहाँ से चले गए, जबकि इफ्तिखार साहब अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। हाशिर, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। किरण के बाजू पर हाशिर की गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो चुकी थी। वो न जाने इससे क्यों बार बार जिद कर रहा था। इतना वक्त हो चुका था मगर वो खामोश थी, लेकिन आज इसे हाशिर की हरकतें बेहद गुस्सा दिला रही थी। गुस्सा आ रहा था
नहीं छोड़ूंगा मैं। कब से तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंखें खोलो, आंखें खोलो, अपनी ओर साथ दो हमारा, मगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। इसे हाशिर की हरकतें पर बेहद गुस्सा आ रहा था। नहीं छोड़ूंगा मैं। कब से तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें आंखें खोलो, अपनी ओर साथ दो हमारा, मगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। आशिर ने एक झटके से दूर धकेलते हुए कहा, जिस पर वो नम आंखें लिए से देखने लगी। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, अपने बीच की लड़ाई में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? नहीं देना चाहती मैं तुम्हारा साथ। किरण जाबर ने चीखते हुए कहा, जिस पर हाशिर सुर्ख आंखें लिए से घूरने लगा। इससे एक लम्हे बिना लगा किरण के बालों को मजबूती से जकड़ने में किरण की चीख इस बंद कमरे में गूंजी थी। तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। यू ब्रिज, तुम क्या मैं समझती हूँ खुद को? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। फरदेन अफरीदी को छोड़कर तुम आतिश के साथ के साथ काम करने क्यों आई थी? क्योंकि दिल दे बैठी हो तुम उसे। हाशिर ने इसके बालों को झंझोड़ते हुए इसे खुद से बेइंतहा करीब किया था। किरण की आंखों से आंसू जारी होने लगे थे। हाशिर की गिरफ्त मजीद मजबूत हो चुकी थी। मगर बहुत अफसोस की बात है कि तुम इस पर बेहाली हाथ रह जाओगी मिस किरण जाबर। वह वक़्त दूर नहीं जब फरगाम नियाजी की तरह आतिश तुरानी भी किसी टिश्यू की तरह तुम्हें यूज़ करके फेंक देगा। हाशिर की बात पर नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो ऐसा नहीं करेगा, मैं इसे हासिल कर लूँगी। किरण ने तड़पते हुए ये अल्फाज कहे थे, जिस पर हाशिर का एक ज़ोरदार कहका इस बंद कमरे में गूंजा था। किरण ने सिसकते हुए इसे भीगी आंखों से देखा था। किरण ने तड़पते हुए ये अल्फाज कहे थे, जिस पर हाशिर का एक ज़ोरदार कहका इस बंद कमरे में गूंजा था। किरण ने सिसकते हुए इसे भीगी आंखों से देखा था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो किरण, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसा बहुत पहले ही कर चुका है। स्वीट हार्ट, अब ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम इसे हासिल करती हो या फिर इस मिडिल क्लास सेक्रेटरी के हवाले से करती हो। हाशिर ने तनसहाराना अंदाज में कहा, जिस पर किरण हुफ्की से इसे देखने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ कह रहे हो। किरण मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। हाशिर को इसकी ये हालत महसूस कर रही थी। हाशिर ने धीरे से इसके बालों को आज़ाद किया और हाथ आगे बढ़ाकर इसे थामने का इशारा करने लगा। इसलिए कह रहा हूँ, वैसे ही करो जो कह रहा हूँ। ऐसे तुम्हें तुम्हारा आतिश तुरानी भी मिल जाएगा और मुझे मेरे खजाने की चाबी भी। हाशिर की बात पर वो महवत से इसे देख रही थी। हाशिर ने दो मनी मुस्कुराहट लबों पर सजाई खुद आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। वो किसी कटी पतंग की तरह इसकी जानिब खींची चली गई थी। तुम सिर्फ एक बार राजी हो जाओ किरण, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, फिर तुम्हारे और आतिश के दरमियान कोई भी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम अब भी इनकार कर रही हो तो सोच लो, आतिश तुम्हें ठुकरा कर इस मामूली असिस्टेंट तबीर के साथ अपनी लाइफ सेट कर लेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। आतिश के दरमियान कोई भी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम अब भी इनकार कर रही हो तो सोच लो, आतिश तुम्हें ठुकरा कर इस मामूली असिस्टेंट तबीर के साथ अपनी लाइफ सेट कर लेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। हाशिर ने गंभीर लहजे में कहते हुए इसके बिखरे बालों को संवारते हुए कान के पीछे किया। किरण गौर से इसकी बातें सुन रही थी। हाशिर इसके रुखसारों पर जमे आंसू को साफ करते हुए इसे थोड़ी सी ऊंचा करके आंखों में झांकने लगा। बता दूंगी, मेरा साथ स्वीट हार्ट। हाशिर ने सवालिया अंदाज में कहा, जिस पर बस बात में सर हिलाने लगी। इसकी रजामंद होने पर हाशिर लबों पर फतहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। गुड, अब जैसा कहूँगा वैसा ही करना।
फिलहाल तो अपना हुलिया ठीक करो और रेडी हो जाओ, कुछ ही देर में हम पार्टी के लिए निकलेंगे। हाशिर ने संजीदगी से कहा और उसे खुद से अलग करता हुआ वहाँ से चला गया। जबकि किरण के हवासों पर आतिश सवार हो चुका था। वो चाकर भी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। खुद को आईने में देखते हुए वो इरादा करने लगी थी वो कुछ भी करके आतिश को तबीयत से दूर कर देगी। अपने आंसू को साफ करते हुए वो काउच पर पड़ा ड्रेस उठाकर तब्दील करने की गर्ज से चेंजिंग रूम में चली गई। आतिश को तबीयत से दूर कर देगी। अपने आंसुओं को साफ करते हुए वो काउच पर पड़ा अपना ड्रेस उठाकर तब्दील करने की गर्ज से अपने चेंजिंग रूम में चली गई। अपने चेंजिंग रूम में चली गई। ओ हाय आतिश, हाउ आर यू मैन। आतिश तबीर के संग एक टेबल पर मौजूद था जब एक डॉक्टर आतिश चलते हुए आतिश के पास आया। आतिश ने एक नज़र पीछे मुड़कर इसे देखा जो हाथ बढ़ाए खड़ा था। फाइन बनी एंड व्हाट अबाउट यू। आतिश ने इसके बढ़ते हुए हाथ को थाम कर मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो भी मुस्कुरा गया एकदम फिट फाट। मगर ये लड़की कौन है? कोई होगी नई एक्ट्रेस। इंस्ट्रक्टर ने आतिश के साथ खड़ी हुई तबीर को देखते हुए कहा, जिस पर तबीर नजरें झुका के आतिश के करीब हुई। एक्ट्रेस नहीं, ये मेरी। आतिश ने तबीर को देखते हुए कहा, कुछ कहना चाहा। इसकी बात काट कर वो डॉक्टर बीच में बोल पड़ा। वो समझ गया। आई थिंक गर्लफ्रेंड, आई मीन आई एम राइट। ओ समझ गया। आई थिंक गर्लफ्रेंड, आई एम राइट। डायरेक्टर ने आतिश को देखकर एक आंख की, जिस पर आतिश ने इसके कंधे पर बेजसी दिया। गर्लफ्रेंड भी नहीं, कहीं कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन तो नहीं, लाइक शादी वगैरह। आतिश के मुस्कुराने पर वो भी मुस्कुराने लगा। तभी इनकी बातों से घबराते हुए आतिश के बाजुओं को थाम गई। ओके, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। ओके, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आतिश, खुदा हाफिज़। और वो डायरेक्टर क्योंकि आतिश का बहुत जानना पहचाना और अच्छा साथी था, इसलिए तबीर को डिस्टर्ब होता देखकर वो वहाँ से चला गया। तबीर, तुम ठीक हो ना? आतिश ने तबीर को मजबूत गिरफ्त को महसूस करते हुए धीमी लहजे में पूछा, जिस पर वह इस बात में सर हिलाने लगी। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाइट पीच कलर का डिज़ाइनर ड्रेस, जिसके साथ बला हुआ दुपट्टा, हल्का सा मेकअप, खुले बाल और हर एक की नज़र का मरकज़ बनी हुई थी। आतिश, वापस चले प्लीज़, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। तभी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, जबकि आतिश इसकी बात में सर हिलाने लगा। आतिश, वापस चले प्लीज़, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। तभी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, जबकि आतिश इसकी इस बात में सर हिलाने लगा। आतिश ने डार्क ब्राउन कलर कोट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। अपने बालों का तरतीब से हेयर स्टाइल बनाए वो इस पूरी पार्टी में सबसे ज़्यादा रो नौजवान लग रहा था। बेशक वो सबसे ज़्यादा हसीन था। अभी वो एक्सक्यूज़ करने के लिए डायरेक्टर के करीब आने ही लगा था जब मीडिया वहाँ पहुँच गया। ये तो बहुत आम सी बात थी कि ऐसी तकरीब में वहाँ मौजूद होता था। तबीर और आतिश को झटका तो तब लगा जब नज़र एंट्री एरिया से आने वाली किरण जाबर और हाशिर खानज़ादा पर गई थी। वो दोनों एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले एक अदा से अंदर की जानिब आ रहे थे। तबीर ने हफ्के से आतिश को देखा, जिसे सवाल कर रही हो, वो लोग कैसे? रिलैक्स तबीर, ये आम सी बात है। जिस तरह इसने हमें इनवाइट किया है, बाकी के आर्टिस्ट भी इनवाइटेड हैं। रिलैक्स हो जाओ, मैं साथ हूँ तुम्हारे।
रिलैक्स तबीर, ये आम सी बात है। जिस तरह इसने हमें इनवाइट किया, ये बाकी के आर्टिस्ट भी इनवाइटेड। रिलैक्स हो जाओ, मैं साथ हूँ तुम्हारे। आतिश ने तबीर को घबराते हुए देखकर नरमी से कहा, जिस पर वो सर झुका गई। हाँ हाँ, क्या मंजर है, क्या खूबसूरत चेहरे हैं, क्या हसीनाएं हैं, क्या रौबदार शख्सियत है, क्या कातिल अदाएं हैं। मीडिया जैसे ही अंदर आया, माइक पकड़े एक शख्स सबको अपनी जानिब मतवज्जो करने लगा। जब रौबदार वाला जुमला इसने आतिश को देखकर कहा था, वो यकीनन सबका छोटा बहुत वक़्त लेने आया था। ओहो, फिल्म किरण जौहर और हाशिर खानज़ादा यहाँ है। पहले साल की सबसे खूबसूरत जोड़ी आप लोगों की थी, मगर इस साल की सबसे खूबसूरत जोड़ी आतिश दुरानी और इनके साथ खड़ी आर्टिस्ट, क्या नाम है इनका? वो शख्स कुछ बोलते बोलते रुका। तबीर सबको अपनी जानिब मतवज्जो देकर मजीद घबराने लगी। खड़ी आर्टिस्ट का नाम है इनका। वो शख्स कुछ बोलते बोलते रुका। तबीर सबको अपनी जानिब मतवज्जो देकर मजीद घबराने लगी, जबकि आतिश हाशिर खानज़ादा को देखकर मजीद पुरजोश हो गया था। तभी वो लड़का माइक लिए आतिश के सामने आया। सर आतिश दुरानी, ये कौन है आपकी? क्या कोई नई आर्टिस्ट? आपके फैंस ये जानने के लिए बेकरार हुए जा रहे थे। आपका आज का एक छोटा सा इंटरव्यू इनके दिलों को करार पहुंचा सकता है। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? आतिश इस शख्स की बात पर मुस्कुराते हुए तबीर को देखने लगा। जब हाशिर खानज़ादा बदले की आग में जल रहा था, आतिश जैसे ही कुछ कहने लगा, तबीर की गिरफ्त मजीद मजबूत होने लगी, क्योंकि पहले भी मीडिया इन दोनों को साथ देख चुका था। आतिश का एक जवाब पूरी इंडस्ट्री में धूम मचा सकता था। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अपने फैंस के दिल से कदर करता हूँ। अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम खबर मैं इन तक पहुँचाना ज़रूरी समझूंगा। आतिश ने हसरत भरी निगाहों से तबीर को देखा, जो नसमझी से इसे देख रही थी। क्या आखिर क्या कहना चाह रहा था वो? मेरे फैंस को ये जानकर खुशी होगी कि इनके बाजीगर को आखिरकार इनकी सेनोरिटा मिल ही गई। आतिश ने जिस तरह मुस्कुराते हुए इन सब लोगों को हैरत अंगेज अंदाज में देखकर इसे देख रहे थे। तबीर हैरत से इसे देख रही थी, लेकिन ये खबर सुनकर किरण के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उम्मीद है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को अंगेज अंदाज से इसे देख रहे थे। तबीर हैरत से इसे देख रही थी, लेकिन ये खबर सुनकर किरण के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उम्मीद है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को लेकर मेरे फैंस आप काफ़ी खुश होंगे। आतिश के कहने की देर थी, वहाँ सब सेलिब्रिटीज़ ने होर्डिंग शुरू कर दी थी। ये कोई छोटी खबर तो न थी। वो आतिश दुरानी था, जिसने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की थी। इस वक्त वो वाहिद ऐसा आर्टिस्ट था जिसने बेहद अवार्ड्स जीते थे। वो सबके दिलों पर राज करता था। बहुत से लोग इससे हसद भी करते थे। इसकी तरफ से कोई छोटी सी खबर को बहुत ज़्यादा फैला दिया जाता था। फिर ये तो इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खबर थी कि इसे इसकी मंजिल मिल गई थी। सबकी होर्डिंग पर तबीर नजरें झुकाई आतिश के बाजुओं को जकड़ने लगी, जिस पर आतिश ने तबीर के हाथ पर अपना हाथ रखा। रिलैक्स, तुम्हें आज नहीं तो कल मेरा होना ही है न, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात अभी सबको पता चल जाए कि हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। आतिश की सरगोशी करने पर तबीर खामोश नज़रों से तक रही थी। आखिर वो कहती भी क्या? इसे अब तो ये खबर पूरी दुनिया में फैल ही चुकी थी। याहू, आतिश के फैंस आज बेहद खुश हो गए। आखिरकार इनके बाजीगर को सेनोरिटा मिल ही गई थी। वो आज पार्टी का मरकज़ दुबाला हो गया था। याहू, आतिश के फैंस आज बेहद खुश हो गए। आखिरकार इनके बाजीगर को सेनोरिटा मिल ही गई। वो आज पार्टी का मज़ा दुबाला हो गया। आतिश दुरानी ऑल इन लव, वो 10 पर
प्रीटी सेनोरिटा, माइक में वो शख्स पुरजोश अंदाज में कैमरे में देखकर बता रहा था, जब आतिश की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो चुकी थी। मगर तबीर अब सही मानों में यहाँ आकर पछता रही थी। कांग्रेस आतिश तो रानी, वो जो तबीर के परेशान चेहरे को बड़ी दिलचस्पी से तक रहा था। अकब से आते वो आवाज़ पर पीछे मुड़ जहाँ किरण खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। थैंक यू सो मच, आतिश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो इसके बाजुओं को पकड़ते हुए इसके करीब हुई। इस लम्हे आतिश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, क्योंकि एक बाजू तबीयत थामे हुई थी, मगर किरण का छूना इसे तबीयत से नजरें चुराने पर मजबूर कर रहा था। बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम। हाँ, बताना ज़रूरी ही नहीं समझा, वो सब अकेले डिसाइड कर लिया। मैं बता रही हूँ, मुझे ट्रीट चाहिए। किरण ने जिस बेबाकी से आतिश के चौड़े सीने पर हाथ फेरा था, तभी आतिश को देखती रह गई थी। डोंट वरी, ज़रा शूटिंग से फ्री हो जाऊँ, फिर एक बड़ी सी सेलिब्रेशन रखूँगा, आतिश ने किरण को कहते हुए एक नज़र तबीर को देखा, जो शायद किरण को आतिश के करीब देखकर सर झुकाए दूर हो चुकी थी। हाँ चलो देखते हैं। वेल कुछ पियोगे नहीं आज? आतिश ने किरण को कहते हुए एक नज़र तबीर को देखा, जो शायद किरण को आतिश के करीब देखकर सर झुकाए दूर हो चुकी थी। हाँ चलो देखते हैं। वेल कुछ पियोगे नहीं आज? किरण ने आतिश के सामने ड्रिंक का गिलास बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मूड नहीं मेरा, आतिश ने जैसे ही एक तरह का बहाना बनाया था। आतिश बनाना डांस डांस विद यू। आतिश बना डांस विद यू। सबको झूमता देखकर किरण ने फिर से इसे एक नई ऑफर की, जिस पर वो इसे देखने लगा। अभी वो कुछ कहता जब किरण ने ज़बरदस्ती इसका हाथ थामा। ओ कम ऑन डार्लिंग, लेट्स हैव सम फन बेबी। आतिश के नाक मना करने पर भी किरण ने इसे अपनी जानिब खींचा। इसकी बेबाकी पर फिर आतिश को इसने सख्त चढ़ा रही थी, मगर वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से इसके साथ चला गया, जबकि तबीर होंकों की तरह इसे जाता देख रही थी। वो कर तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन किरण इसे मुसलसल खुद में बीजे डांस करने में मसरूफ़ थी। आतिश बार तबीर की जानिब देख रहा था, जो हफ्के से इसे देख रही थी। आतिश को तबीर की जानिब देखता हुआ पाकर किरण के तन बदन में आग लग गई थी। वो इसका रुख अपनी जानिब करते हुए इसके हाथों को अपनी कमर के गिर्द बांध कर इसकी गर्दन में बाहें डाले डांस करने में मसरूफ़ हो गई थी। तभी ये मंजर देखकर एक पल भी वहाँ नहीं रुक पाई थी। वो वहाँ से बाहर चली गई थी, हाथों को अपने कमर के गिर्द बांध कर इसकी गर्दन में बाहें डाले डांस करने में मसरूफ़ हो गई। तभी ये मंजर देखकर एक पल भी वहाँ नहीं रुक पाई थी। वो वहाँ से बाहर चली गई थी। अचानक आतिश की नज़र इस खाली टेबल पर गई, जहाँ तबीर मौजूद न थी। वो किरण को खुद से दूर करता हुआ इस टेबल की जानिब आया, जहाँ सिर्फ इसके गार्ड्स खड़े थे। तबीर कहाँ है? आतिश ने साफ लहजे में पूछा। तभी किरण इसके पास आई। सर, वो गाड़ी में मौजूद हैं। गार्ड ने हाथ बांधे बड़े एहतराम से कहा। ओके कम ऑन आतिश, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे वो कोई छोटी बच्ची है, और वो कह तो रहा है कि वो गाड़ी में मौजूद है। फिर टेंशन किस बात की? प्लीज़ चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर वापस चले जाना। ओके कम ऑन आतिश, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे वो कोई छोटी बच्ची है, और वो कह तो रहा है कि वो गाड़ी में मौजूद हैं। फिर टेंशन किस बात की? प्लीज़ चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर वापस चले जाना घर। आतिश के लाख मना करने पर किरण इसे अपने साथ ले गई। कुछ देर डांस करने के बाद जब वो लोग काफ़ी काउंटर पर बैठे, तब किरण ने सामने रखा जूस का गिलास इसके जानिब बढ़ाया। किरण, मैंने बताया ना, मेरा मूड नहीं, आतिश ने बेजारी से कहा, जिस पर किरण इसे देखने लगी। आतिश ने बेजारी से कहा, जिस पर किरण इसे देखने लगी।
कम ऑन आतिश, ये ड्रिंक नहीं है, सिर्फ जूस है। कमर आतिश, ये रिंग नहीं सिर्फ जूस है। किरण की बात पर वो इसे आईब्रो चढ़ाए देखने लगा। वो कम अब ये न कहना कि तुमने जूस भी पीना छोड़ दिया है। क्या हो गया आतिश, अभी तो तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुम कितना बदल गए हो। किरण ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर आतिश ने इसके हाथ से जूस का गिलास लिया और देखते ही देखते पूरा खाली कर गया। ग्रेट, किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो एक तरफा मुस्कुराहट लिए सामने झूमते लोगों को देखने लगा। यूं किरण इसे बातों में लगाए इसका मजीद वक़्त दे रही थी। कुछ ही देर बाद इसका दिल खराब होने लगा। इसे लगा जैसे इसे उल्टी हो जाएगी। वो सीने पर हाथ फेरते हुए उठ खड़ा हुआ, जिस पर किरण भी उठी। क्या हुआ आतिश, तुम ठीक हो ना? कुछ ही देर बाद इसका दिल खराब होने लगा। इसे लगा जैसे उल्टी हो जाएगी। वो सीने पर हाथ फेरते हुए उठ खड़ा हुआ, जिस पर किरण भी उठी। क्या हुआ आतिश, तुम ठीक हो ना? आतिश की हालत पर वो फिक्रमंदी से खोया हुई, जिस पर आतिश ने इस बात में सर हिलाया। मैं अभी आता हूँ। आतिश इसे एक्सक्यूज़ करता हुआ अकब में वाक़या रूम में चला गया, जहाँ इस वक्त और कोई न था। आतिश ने अपनी टाई ढीली की। इसे लगा इसका सांस रुक जाएगा। वो वॉशरूम में आकर नल खोले खड़ा हो गया। इसे उल्टी हुई थी। इसका सर चकरा रहा था। मुंह में पानी। आतिश ने अपनी टाई ढीली की। इससे लगा इसका सांस रुक जाएगा। वो वॉशरूम में रुककर नल खोलने खड़ा था हो गया था। इसे उल्टी हुई थी, जिसका सर चकरा रहा था। मुंह पर पानी मारकर वो दोनों हाथों से बालों को जगड़ने लगा। किरण चलती हुई इस कमरे में आई। साथ ही एक और लड़का भी वहाँ आया था, जिसे इसने चेंजिंग रूम के अंदर छुपा दिया था। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो आतिश का इंतज़ार करने लगी। आतिश जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, इसे सब धुंधला सा दिखाई देने लगा। आतिश, तुम ठीक हो ना? किरण जिस वक्त सुर्ख नाइटी में मौजूद थी, आतिश के सीने पर हाथ रखते हुए इसके करीब आई। मेरा सर। आतिश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये अचानक इसके साथ हुआ गया था। आतिश, इधर आओ, तुम्हारी शर्ट उतार देती हूँ, शायद तुम इससे कंफर्टेबल फील करो। किरण ने आगे बढ़कर इसकी शर्ट कुर्ते के बटन खोले, जिस पर आतिश ने इसे बहकी निगाहों से देखने लगा। वो चाहकर भी इसे कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। वो सूरत हाल समझने से कासिर था। क्या आप देख लेंगे प्लीज़? आतिश अब तक क्यों वापस नहीं आए? इसे गाड़ी में बैठे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। इसने ड्राइवर से कहा, जो पलट कर इसकी जानिब देखने लगा। मैडम, मैं गार्ड से पूछता हूँ। इसे गाड़ी में बैठे बैठे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। इसने ड्राइवर से कहा, जो पलट कर इसकी जानिब देखने लगा। मैडम, मैं गार्ड से पूछता हूँ। मैडम, सर तो अभी फारिग नहीं हुए। ड्राइवर ने फ़ोन उठाकर कॉल लगाई और बात करने लगा। बात मुकम्मल करके फ़ोन रखकर वो इसे देखने लगा। मैडम, सर तो अभी फारिग नहीं हुए। ड्राइवर के कहने पर वो मोबाइल में टाइम देखने लगी। रात के 12 से ऊपर हो चुके थे। इसे अब यहाँ का पार्किंग एरिया में अकेले ड्राइवर के साथ बैठना बहुत मुश्किल लग रहा था। आप प्लीज़ मुझे घर छोड़ देंगे? न जाने आतिश को कितनी देर लगेगी। तभी ने नरम लहजे से दरख्वास्त की। ओके मैडम, मैं दूसरे ड्राइवर से कह देता हूँ, वो आपको दूसरी गाड़ी में घर छोड़ देगा। ड्राइवर की बात पर बस बात में सर हिलाए गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठ गई। घर वापस आकर कुछ देर वो यूं ही टहलती रही। फिर कुछ सोचकर इसने इंटरनेट ऑन किया, जहां इसकी और आतिश की खबर चल रही थी। एक तो पहले ही वो आतिश से इस बात पर नाराज़ थी कि ऊपर से आतिश किरण के साथ वक़्त गुजारना इसे मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। इसे फिक्र थी तो सिर्फ अपने पापा की इज्जत की। ये खबर देखकर वो क्या करेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे,
ये सोचते सोचते वो बिस्तर पर बैठकर गहरी सांसें लेने लगी। तभी इसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। जब इसने नंबर देखा तो कोई अननोन नंबर था। लेने लगी। तभी इसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। जब इसने नंबर देखा तो इसका कोई अननोन नंबर था। मत करो इसका इंतज़ार, वो नहीं आने वाला। तभी न समझे वाले अंदाज से इस स्क्रीन को घूर रही थी। आखिर ये किसका मैसेज था और क्या मतलब था इस बात का, वो कुछ भी समझने से कासिर थी। नेक्स्ट पार्ट जारी है। प्लीज़ आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आई बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और प्लीज़ मेरे नावल की मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। नावल पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।